बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए यदि नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 की बच्चों। ठीक है, तो आप लगाएंगे प्रश्नावली 3.5। भैया ध्यान से देखोगे, प्रश्नावली 3.5 और इसमें हम सीखेंगे वज्र गुणन विधि। क्या सीखेंगे बच्चे? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। अब भैया देखो, ध्यान से समझो, वज्र गुणन विधि क्या होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चे। अब देखो, इसका फॉर्मूला आप ध्यान समझ लो पहले कैसे करते हैं। देखो बच्चे, x यहां लिखो, यहां y लिखो और यहां 1 लिखो। ठीक है, x लिखो, y लिखो, 1 लिखो। बोलो, बात समझ में आई? x लिखो, y लिखो, 1 लिखो। अब यहां लिखो b1 b2, यहां लिखो c1 c2, यहां लिखो a1 a2, यहां फिर से लिखो b1 b2। बात समझ रहे हो? मतलब जहां से शुरू किए थे वहीं पे खत्म करना है। अच्छा देखो, ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी सी, ए से बी, बी से सी से ए चल रहे हैं। तो देखो, हमने स्टार्ट किया है बी से, तो खत्म भी करेंगे बी पे। बात समझ रहे हो? देखो, बी से स्टार्ट किए, बी से सी पे गए, सी से ए पे गए, फिर ए से बी पे आए। देख लो, बी से सी पे गए, सी से ए पे गए, फिर ए से बी पे गए। b1 b2, c1 c2, a1 a2, फिर से b1 b2। इतना याद हो गया? देखो, फार्मूला बनाना आपको सीख लो। क्या करना? फार्मूला बनाना, है ना? तो मजा आ जाएगा फिर, है ना? बात समझ रहे हो ना? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, क्योंकि पीछे पुलिस है तेरा यार नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? गजब, है ना? अब देखो आगे, भाई ध्यान देना, है ना? और कौन है ये? शिवा तुम हो गया? अच्छा, अब देखना ध्यान से भाई। देखो, अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है। देखो, इसका गुणा इसमें होता है, फिर इसका गुणा इसमें होता है। पहले इसका, फिर बाद में इसका, फिर इसका गुणा इसमें होता है, फिर इसका गुणा इसमें होता है। इसका पहले, बाद में इसका, है ना? फिर इसका गुणा इसमें होता है, फिर इसका गुणा इसमें होता है। पहले इसका, फिर बाद में इसका। ये फॉर्मूला बना रहा है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो लिखेंगे x बटे, देखो भैया, x बटे, देखो b1 c2 माइनस, देखो इसका प्रोडक्ट बीच में फिर माइनस आएगा, b2 c1 बराबर, क्या लगाएंगे? बराबर। देखो लिखो ना, अभी रुक जाओ, अभी फॉर्मूला बनाना सीख लो, नहीं बार बार परेशान हो कैसे लिखे फॉर्मूला, याद नहीं हो रहा। याद करना सीखो ना यार, पहले सीखो बना कैसे रहे हैं, है कि नहीं? तो x बटे, देखो इसका गुणा माइनस इसका गुणा बराबर y बटे इसका गुणा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर इसका गुणा क्या होगा? 1 अपॉन, देखो इधर 1 है तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बात समझ में आई? ये बन गया हमारा फॉर्मूला, एक्स वाई जेड का एक्सप्रेशन निकालने का आ गया। ठीक है ना? बात समझ पाए गुरु? देखो यार, कैसे बनता है हमने बता दिया आपको, और आपका काम है अब याद कर लो। और देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन देखो खतरनाक,
है ना। जैसे उसको देखते हो समझ जाते हो, आज नीला सूट पहने थे, है ना, आज जो है उसकी बाली जो है ना, कैसे कलर की थी, सब देख लेते हो ना, आज वॉच कैसी थी, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे इसमें क्या देखना है, ऑब्जर्वेशन देखना है, क्या क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से, है ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास कहे हुए, अच्छा एसाद के पास वो भी आएगी, उसके पापू अंडल एक पीछे से आएंगे, बेटा ना, समझ रहे हो कि नहीं, है ना, ध्यान दिया करो। अच्छा ध्यान दो, यक्स बटे, अब देखो ये तो तरीका इससे याद कर लो ऐसे। अब देखो डायरेक्ट याद करने का तुम तरीका सीखो, BC BC लिखो, पहले BC BC लिख लोगे, फिर CA CA लिखोगे, फिर AB AB लिखोगे, लिख लोगे ना। देखो पहले क्या लिखना है, BC BC, देखो फिर से तुम्हें याद करा रहा है, देखो x लिखना है बटे बराबर लिखना है, y लिखना है बटे बराबर लिखना है, 1 लिखना है बटे बराबर लिखना है, ठीक है, लिख लोगे ना। पहले देखो भैया BC BC लिखोगे, फिर CA CA लिखोगे बीच में माइनस, फिर AB AB लिखोगे बीच में माइनस, इतना बात समझ में आया। देखो प्रोडक्ट B का C में, BC BC 2 बार, CA CA 2 बार, फिर AB AB 2 बार, समझ रहे हो, जहां शुरू किए वहीं खत्म किए, देख लो फिर से, याद करना सिखा रहे हैं फॉर्मूला, देख रहे हो विनोद क्या क्या सिखाया जा रहा है। ये क्या से क्या हो गया देखते देखते, बात समझ रहा। देखो BC BC CA CA AB AB, इतना समझ में आ गया ना। देखो x बटे BC BC, y बटे CA CA, 1 बटे AB AB। अभी कहोगे सर कट के 0 हो रहा है, रुक जाओ यार, समो कहे बग रहे हो। अब देखो यहाँ 1 2, फिर यहाँ 2 1, यहाँ 1 2, यहाँ 2 1, यहाँ 1 2, देख लो नंबर कितना आसान है, देख लो, यहाँ 1 2 चिपका दो, यहाँ 2 1 चिपका दो, यहाँ 1 2 चिपका दो, यहाँ 2 1 चिपका दो, यहाँ 1 2 चिपका दो, यहाँ 2 1 चिपका दो। अब लिख लोगे ना, देखो फॉर्मूला बन गया, बन गया ना भैया। देखो XYZ का फॉर्मूला बना दिए। तो देखो प्रूफ कैसे हुआ है, यहाँ से बनाया गया ऐसे, फिर इससे हमने देखो यहाँ से ये बनाया गया, लेकिन हम इसको डायरेक्ट याद करेंगे और तरीका बता दिए। लिखेंगे x बटे BC BC, y बटे CA CA, 1 बटे AB AB, उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 का 4 मैंने मिस, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, बस लिख लो इतना पहले। तो बच्चों अब हमने फार्मूला देख लिया, कैसे बनता है भी देख लिया। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3.5। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले चेक करना है किसका हल होगा, किसका हल नहीं होगा। तो बच्चे पहला प्रश्न देखो, पहले सवाल का पहला भाग देख रहे हो, पहले का पहला x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। देखो बच्चे दो समीकरण दिया गया है। अब ध्यान दो, इधर ध्यान देना बालक, एक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब भैया ध्यान देना, a1 की वैल्यू देखो, गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा लो, अब तुलना कर लो, a1 की वैल्यू क्या आएगी, बोल भाई 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी -3, बहुत सही, c1 की वैल्यू क्या आएगी -3, बिल्कुल भाई ऐसे ही बोले चौचक याद किए रहो, मामला क्लियर किए रहो। अब देखो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू, ये सब नहीं कटेगा भैया, देखो यहाँ 2 है, ये कटेगा थोड़ी कटेगा, b2 की वैल्यू -9, C2 की वैल्यू -2, बात समझ में आ गई।
अब चेक करो ये कैसा है। देखो अब पहले आप निकाल लो A1 बटे A2 कितना आएगा 1/3, B1 बाई B2 निकाल लो -3 बाई -9, माइनस माइनस गया 3 एकम 3 त्रिक्का 9, 1/3 आ गया है ना। C1 बाई C2 निकाल लो -3 बटे -2, माइनस माइनस गया 3/2 आ गया। देख रहे हो यार, देखो C1 बाई C2 ये है, B1 बाई B2 ये है, A1 बाई A2 ये है। अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो A1 बाई A2 बराबर है किसके भैया B1 बाई B2 के, और बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। तो इसको कौन सी रेखा कहते हैं? तो कहोगे भैया ये समांतर रेखा है। कैसी रेखा है? अतः ये समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। और भैया समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं? कहोगे कोई हल नहीं। कैसे हल? कोई हल नहीं, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। देखो भैया ध्यान दो, देख रहे हो? देखो अब सवाल को आपको हल ही नहीं करना आगे। जब कोई हल नहीं है तो वज्र गुणन लगाना भी नहीं है। वज्र गुणन विधि तब लगाएंगे जब कोई हल निकलेगा, जैसे अद्वितीय हल आएगा तब लगाएंगे। बात समझ रहे हो? जब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी तभी लगाएंगे वज्र गुणन विधि, अब नहीं लगाएंगे। हो गया आंसर। बात समझ रहे हो? इसके कोई हल नहीं होंगे, खत्म यहीं पे सवाल। बोलो नहीं, पहले ही सवाल नहीं चेक किए भाई। देखो पहले फॉर्मेट चेक करना, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो पहले फॉर्मूला रेल दिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मेट को चेक करना है। फॉर्मेट को चेक करने के बाद आपको लगाना है क्या? वज्र गुणन विधि, है ना। देख लो, ध्यान से नोट कर लो, सवाल हो गया कंप्लीट ये वाला। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड देखेंगे। 2x + y = 5। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 2y = 8। इसको हल करना है। देखो सबसे पहले इसको आप लिख लो मानक रूप में। देखो यार 2x + y - 5 = 0। इसको इधर ला लो 5 को ना स्टैंडर्ड रूप में, क्योंकि इसकी तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे ना इसकी। अभी हम बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको भी लिख लो 3x + 2y - 8 = 0। क्लियर? देखो अब इसकी तुलना करो किससे? a2x + b2y + c2 = 0। ये बताओ a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 1, c1 कितना है? -5, a2 कितना है? 3, b2 कितना है? 2, c2 कितना है? -8। अब भैया ध्यान देना, सबसे पहले a1/a2 निकाल लो 2/3, b1/b2 निकाल लो क्या 1/2। देखो दोनों बराबर नहीं है ना, बस अब तीसरा चेक नहीं करना है। अगर दोनों बराबर नहीं है, देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब कैसी रेखा हो गई? इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसके होंगे अद्वितीय हल। कितने हल होंगे? अद्वितीय हल। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो भैया अगर ये अद्वितीय हल है ना तो मतलब इसके केवल एक हल है ना। ये तुम मुझसे कहते हो तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी हो, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके कितने हल होंगे? अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल। अब देखो आपको वज्र गुणन विधि लगाना है इसमें, है ना। अब हल करेंगे किस विधि से? वज्र गुणन विधि से। अब भैया देखो वज्र गुणन विधि का तुम्हें शॉर्टकट हम बता दिए हैं। x बटे लिखना है, y बटे लिखना है, बराबर 1/ कुछ भी लिखना है। कुछ भी मतलब बता रहे हैं क्या लिखना है। देखो यहाँ लिखेंगे BC - BC
फिर सी ए माइनस सी ए, फिर ए बी माइनस ए बी। समझ गया ना? देखो अभी आपको बताया था कैसे लिखना है, इतना लिख लोगे ना आराम से यार, तो बहुत आसान है भाई। एक्स बटे बी सी माइनस बी सी, वाई बटे सी ए माइनस सी ए, 1 बटे ए बी माइनस ए बी। अब नंबर कैसे लिखता याद ना? हाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, है ना? ऐसे ही लिखोगे घर में बैठ के। मम्मी कहेंगे बेटा क्या कर रहा है ये, 1 2 2 1 पढ़ रहा है, अभी क्लास 10 से पहुंच गया है। तो मम्मी ये जुगाड़ लगा रहे हैं। क्या बेटा जुगाड़ भी लगाता है तू? देख रहे हो? अब देखो आगे, इतना समझ में आ गया जी ना सबको? अच्छा देखो फॉर्मूला याद कर लोगे ना, इस तरह का बना लोगे। हाँ अब भाई देखो फॉर्मूला बनाना एक कला है भी, है ना? तुम्हें याद रखना है इसको। एक्स बटे, अब देखो वैल्यू डालना शुरू कर दो। b1 की वैल्यू कितनी है? 1। देखो जो वैल्यू लिखो उसका काम भी पड़ेगा यहाँ पे। b1 है 1 1 इंटू c2 कितना है? -8 माइनस b2 कितना है? 2 इंटू c1 कितना है? -5। देखो सबकी वैल्यू डालो बराबर y अपॉन, भैया देखो c1 कितना है? -5 इंटू a2 3 माइनस c2 -8 इंटू a1 2। देखो सारी वैल्यू डाल रहे हैं बस बराबर 1 अपॉन, देखो a1 2 इंटू, बहुत आराम से वैल्यू लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से करो गलती ना हो। b2 तो माइनस a2 3 और b1 1, है ना? देखो सब डाल दिए वैल्यू। अब देखो इतना वैल्यू तो आप डाल ही सकते हो यार देख के इसमें से, है ना? सारी वैल्यू। अब डालने के बाद इसको हल करो। x बटे, ध्यान देना, 8 एकम -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर y बटे 5 तिहाई -15, 8 दूनी 16 माइनस माइनस ये प्लस बराबर 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ठीक है, x बटे 10 में से 8 गया 2 बराबर y बटे 16 में से 15 गया 1 बराबर 4 में से 3 गया 1 बटे 1। इतना समझ में आ गया जी? बहुत सही भाई। देखो सवाल बहुत आसान है, आपको ध्यान समझना है ना? और थोड़ी देर के लिए जहाँ तुम दिमाग लगाए हो ध्यान, उसको यहाँ लगा दो, है ना? मोहित ध्यान देना। हाँ तुम ही जो है भटकते हो इधर उधर। अब देखो ये अगर तुम्हें x निकालना है ना, वैसे x से दूर ही रहा करो, है ना? लेकिन यहाँ निकाल लेते हैं चलो, है ना? तो x बटे 2 बराबर 1 अपॉन 1। देखो इसको बराबर कर लो, x निकल आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का 3 गुणा x एक नम x बराबर 2 1 नम 2, x का मान 2 आ गया। बोलो बात समझ में आई? x का मान 2 आ गया। और y निकालना है तो इसको बराबर कर लो, मतलब एक नंबर वाला एक चर वाला बराबर करो तभी निकल रहा y ना। तो y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y बराबर 1। क्लियर है भाई? x का मान 2, y का मान 1। देखो हमारा आंसर आ गया। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये कौन सी रेखा है। मतलब स्ट्रेट लाइन तो है, सीधी रेखा, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा तो है ही है भाई। ये पहले चेक करो प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समांतर है। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं, और अगर प्रतिच्छेदी है तो इसके होंगे अद्वितीय हल, जैसे यहाँ मतलब केवल एक हल। उसको फिर हल करना पड़ेगा तुम्हें किस विधि से? बोलो बोलो, वज्र गुणन विधि से। बहुत सही। कौन विधि है भैया ये? हाँ वज्र गुणन विधि लगा दिए। उसके बाद और अगर संपाती है तो उसके होंगे अनेक हल,
उसको फिर हल नहीं करेंगे। अनेक हल में हम वज्र गुणन विधि नहीं लगाएंगे। तो इसको नोट करके लिख लो बच्चे, वज्र गुणन विधि कहाँ लगाएंगे, लिखोगे वज्र गुणन विधि केवल प्रतिच्छेदी रेखा में लगाएंगे, केवल प्रतिच्छेदी रेखा में लगाएंगे। बात समझ रहे हो यार, देख लो। तो वज्र गुणन विधि केवल प्रतिच्छेदी रेखा में लगाएंगे, ध्यान देना है ना, सब जगह मत पेल देना देखते ही सवाल, है ना। हाँ, केवल प्रतिच्छेदी में, समांतर में कोई हल होता ही नहीं, निकालेंगे है नहीं। उसके बाद संपाती में होते हैं अनेक यानी अनंत हल। तो अनंत हल थोड़ी निकलेगा यहाँ से, यहाँ केवल एक हल निकलता है बस। तो केवल प्रतिच्छेदी में आपको हल करना है इस विधि से, बस इसको याद रखना है, सब जगह मत लगाना, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे आज। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बच्चे देखो सवाल है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है a - bx प्लस a + by बराबर 3a + b - 2। देखो बच्चे कह रहे हैं इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये बताओ अनेक हल की शर्त क्या है। बच्चे कह रहे हैं अनेक हल होंगे, तो बच्चे अनेक हल की शर्त आपको बताया गया है ना। अनेक हल मतलब संपाती रेखा, बहुत सही। संपाती रेखा की शर्त आपको बताई गई है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बात समझ रहे हो, ये कंडीशन होती है। चलो पहले a1 की वैल्यू देखो बच्चे, इसको मानक रूप में लिख लो। इधर लाओगे तो -7 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा पूरा, और बराबर 0 उधर हो जाएगा, है ना। अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू a - b, इसमें b2 की वैल्यू a + b और c2 की वैल्यू माइनस में 3a + b - 2, है ना। बात समझ रहे हो। अब देखो आप ये कंडीशन लगा दो तो a1 कितना है 2/a2 कितना है a - b बराबर b1 कितना है 3/b2 कितना है a + b बराबर c1 - 7/c2 माइनस में 3a + b - 2। बोलो जी, बात समझ में आई। ये तीनों बराबर कर दिए। अब यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालना है। बात समझ रहे हो। देखो तो आप कह रहे अगर ये संपाती है तो कह रहा है कि आपको क्या करना है a और b के मान निकालना है। तो सबसे पहले संपाती रेखा की शर्त लगाया हमने, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखो एक बार इसको बराबर कर लो। देखो यहां से क्या होगा 2/a - b बराबर 3/a + b। भाई तो ये गुणा कर लो। देखो 2 का गुणा a + b में 2a + 2b, है ना। इसका गुणा 3 में करो बराबर 3a - 3b। बोलो बात समझ में आई जी, बोलो जी। ये इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, कर लिए। अब देखो इन सबको उधर ले जाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो 3a अपनी जगह पे है, इस 2a को उधर ले जाएंगे तो -2a हो जाएगा, 2b इधर ही अपनी जगह पे है, और 3b को इधर लाएंगे माइनस में तो ये +3b हो जाएगा।
तो 3 2 5 बी बराबर क्या हो गया ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5 बी आ गई ना, बहुत सही। अब देखो आगे तो हो जाएगा 3/a प्लस बी बराबर माइनस, अच्छा देखो माइनस से माइनस से कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 7 का गुणा ए में 7a, 7 का बी में 7b बराबर 3 त्रिक का 9a प्लस 3 का बी में 3b माइनस 3 दूना 6 होगा, बहुत सही। अब देखो ऐसा करो ना, क्या, अरे यार ऐसा करो कि बी को इधर रहने दो, एक उधर ले जाओ। देखो 9a यहाँ पे है, उधर 7a जाएगा तो माइनस का 7a हो जाएगा ना, और 7b यहीं पे है, देखो 7b अपनी जगह पे है, और 3b इधर आएगा तो माइनस का 3b हो जाएगा, और ये माइनस का 6 रहने दो उधर है। 7 में 3 गया 4b, 4b बराबर क्या हो जाएगा 9 में 7 गया 2b मतलब 2a और माइनस 6। बात समझ रहे हो भैया, देख लो ध्यान से, ये एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये है। अब ध्यान दो, अगर अच्छा हम ये बताओ, अगर हम अब a को भी इधर लाएं तो 4b माइनस 2a बराबर क्या होगा -6, है ना। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 5b, a की वैल्यू कितनी है 5b, यहां रख दो, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तब लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, तो कहोगे 4b माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, अच्छा ए की वैल्यू बोलो भाई, ए की वैल्यू है 5b, तो 5b बराबर -6। देखो 4b माइनस 5 दूनी 10b बराबर -6, 4b में से 10b घटा दो, 4b में से 10b घटाओ, कितना आएगा जी माइनस का 6b बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस गया 6 से 6 गया, b बराबर 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहां से समीकरण 1 से लिखो a बराबर 5b है ना, तो a बराबर 5 इंटू बी की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। a की वैल्यू कहां से लिखे हो, समीकरण 1 से, है ना। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। बोलो बात समझ में आई जी। ये हमारा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन है। देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो पहले x से हमने x को हटाया, देखो xy ए बी में लाए, कंडीशन देख लो, सवाल आएगा पेपर में, ये लॉन्ग सवाल 3 नंबर का सवाल है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको उसने कहा इसके अनेक हल हैं, तो अनेक हल की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए वाली, इसको लगाया हमने पहले, फिर यहां से एक बार इसको बराबर किया हमने, फिर एक बार इसको बराबर किया हमने, तो एक समीकरण यहां से बना, एक समीकरण यहां से बना, दोनों को हल किए, यहां प्रतिस्थापन से किए हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप वज्र गुणन से हमेशा करेंगे, देखो पेपर में कुछ लिखा नहीं रहेगा, जिससे चाहे कर लो आप, ठीक है। इसको आप चाहे तो वज्र गुणन से भी कर सकते हो, बात समझ रहे हो कि नहीं, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यहां तक। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 का बच्चों सेकेंड पार्ट देखेंगे अब हम लोग। देखो सेकेंड पार्ट में कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चों को के का मान ज्ञात करना है, और इसमें कहा गया है कोई हल नहीं है, नहीं है। आप हमें ये बताओ, देखो पहले समीकरण देख लो, 3x प्लस वाई बराबर 1 पहला समीकरण। दूसरा है 2k माइनस 1
इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। अब देखो बच्चे, कह रहा k के किस मान के लिए इस समीकरण के कोई हल नहीं है। ये बताओ बच्चे, कोई हल नहीं है, ये कैसी रेखा होती है? तो कहोगे ये समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा में कोई हल नहीं होते। और समांतर रेखा की शर्त क्या है? तो कहोगे सर इसकी कंडीशन होती है शर्त की a1 अपॉन a2 जो है बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के। ये शर्त हमारी होती है किसकी? तो कहोगे कोई हल नहीं है, यानी कि समांतर रेखा की। अब देखो यहां से आप a1 कितना है, बोलो भाई, a1 कितना है 3, b1 कितना है 1, c1 नहीं निकालेंगे क्योंकि बराबर तो है ही नहीं हो। c1 c2 का हमें काम ही नहीं है इसमें, है ना। अब देखो a2 कितना है 2k माइनस 1, b2 कितना है k माइनस 1, और c2 नहीं निकालेंगे, क्यों? उसका काम ही नहीं है। अब देखो हमारी कंडीशन है समांतर रेखा की। देखो समांतर रेखा की शर्त, तो कहोगे सर a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। बहुत सही। अब देखो a1 की वैल्यू 3 है अपॉन b1 की वैल्यू a2 की 2k माइनस 1 बराबर a2 की वैल्यू क्या है b1 की 1 अपॉन k माइनस 1। देखो इसको सॉल्व करके आपको k का मान निकालना है। अब 3 गुणा कर लो, 3k माइनस 3 1 जा 3 बराबर 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। अब देखो 3k यहाँ वहाँ 2k को इधर ला लो, तो 3k माइनस 2k बराबर, ये 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3k में से 2k गया, k बराबर 3 में से 1 गया 2, k का मान कितना आ गया 2। बोलो बात समझ में आई? तो हमारा यही आंसर है, k का मान 2 आ गया। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो 3 नंबर में सवाल आता है इस तरह का, देख लो ध्यान से। इसमें कोई हल नहीं है तो k का मान निकालना है। और देखो जब कोई हल नहीं होता किसी समीकरण के, तो ऐसी कौन सी रेखा होती है? समांतर रेखा होती है ना। और उसकी शर्त ये होती है, उस शर्त को हमने यहाँ लगाया और आंसर अपना निकाल लिया। देखो यहाँ c1 बटे c2 बराबर नहीं होता, इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं इधर, है ना। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान देंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? देखो यार ध्यान समझो, एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि आपको दोनों विधि से हल करना है, वज्र गुणन से और प्रतिस्थापन से। और किसको आप उपयुक्त मतलब सही मानते हैं विधि को, बढ़िया। तो देखो ये अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी को वज्र गुण पसंद होगा, किसी को जो है, बात समझ रहे हो, किसी को प्रतिस्थापन पसंद होगा, बात समझ रहे हो। तो अपनी चॉइस है ये, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो अपने लिए, बशर्ते इसको हम लोग वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, है ना। प्रतिस्थापन से बहुत सारे सवाल किए हो, याद है कि नहीं? देखो इसको सबसे पहले इधर लाओ 9 को, ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा देखो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो यहाँ से इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करो, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करो। देखो तुलना करो दोनों को, बताओ a1 कितना है b1, c1 कितना है -9। चलो a2 3, b2 2, c2
-4, बहुत सही। अब देखो ये बताओ, आपको वज्र गुणन का हम फॉर्मूला बताए थे, वज्र गुणन विधि। बोलो जी, कौन है, किसी को याद है भाई? वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या था? x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, है ना? याद है ना? x बटे क्या था? BC माइनस BC, y बटे CA माइनस CA, AB माइनस AB। बहुत सही। ये तरीका याद करने का याद रखो बिल्कुल। 1 2 2 1, बहुत सही। हाँ, ये सब आपको याद होना चाहिए, ड्रामा करना, है ना? इससे फॉर्मूला याद रहेगा। बात समझ रहे हो? देखो करना क्या होता है, x बटे B1 माइनस C2। देखो B1 C2 माइनस B2 C1 होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं याद करो, याद बात करो x बटे BC माइनस में, y बटे CA 1 बटे AB। उसके बाद नंबर लगा दो बस, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस याद हो गया ना? ऐसे ही याद रखो इसको। अब देखो x बटे B1 कितना है? 5 गुणे C2 कितना है? बोलो यार, -4 माइनस B2 कितना है? 2 गुणे C1 कितना है? -9 बराबर y अपॉन C1 कितना है? -9 इंटू A2 कितना है? 3 माइनस C2 कितना है? -4 इंटू A1 8 बराबर 1 अपॉन A1 8 गुणे B2 2 माइनस A2 3 गुणे B1 5। इसको सॉल्व कर लो आप, है ना? देखो x बटे 5 चौके 20 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर y बटे 9 त्रिक माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 बराबर 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। ठीक है भाई, देख रहे हो ना? अब देखो इसके बाद आगे इधर x बटे कितना आएगा? -20 प्लस 18 -2 बराबर y अपॉन -27 प्लस 32, 27 3 30 2 32 यानी 5 बराबर 1 बटे 1। 16 में से 15 गया 1, है ना? अब देखो इसको, आपको एक व्यंजक मिला, इससे आपको x y निकालना है। देखो एक बार इसको बराबर कर लो, इससे होगा x y -2 बराबर 1 बटे 1। चलिए गुणा करो, x बराबर -2 आ गया। ठीक है, और एक बार इसको बराबर कर लो, तो y प्लस y बाई 5 बराबर 1 बाई 1। तो y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5, तो x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? +5 आ गई, और यही हमारा आंसर है। इसको देखो वज्र गुणन से हमने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। आपका काम है इसको होमवर्क में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ठीक, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से, ये कहा है कि विलोपन से कहा है, तो कहो प्रतिस्थापन से कहा था। इसको होमवर्क में आप घर से करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर निकालेंगे। देखो यही सेम आंसर आएगा उससे भी, इसको आप घर से करेंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई जी? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? करण निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। देखो किसी बीजगणितीय विधि मतलब चाहे जो लगाओ आप, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, कुछ भी लगा लो। ठीक है, इसमें कहा गया है। अब ध्यान दो, पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब देखो एक छात्रावास है, समझ रहे हो आप?
छात्रावास मतलब हॉस्टल जहां बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं ना। एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब कुछ पैसा फिक्स है, वहां इतना देना पड़ेगा रहने का, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब ये है, समझ लो पहले, एक छात्रावास है, हॉस्टल है, जिसमें भोजन का खर्च अलग देना पड़ेगा आपको और रहने का खर्च आपको अलग देना पड़ेगा। रहने का खर्च आपका नियत है, समझ रहे हो, फिक्स है, और खाने का खर्च जो है जितने दिन आप भोजन हॉस्टल से खाओगे उसका देना पड़ेगा। जब बाहर से आप खाओगे, कहीं मान लो आप डेट पे गए किसी के साथ, तो उसका नहीं देना पड़ेगा भोजन, है ना, क्योंकि आप बाहर खा के आ रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अगर हॉस्टल में, छात्रावास में भोजन करोगे तो उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो नहीं देना है यार, सीधी सी बात है। बात समझ रहे हो? लेकिन आपको छात्रावास में रहने का किराया जो है फिक्स रखा गया है, एक भाग नियत है। बात समझ रहे हो? जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, सुनो, एक विद्यार्थी ए है, उसने 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपए उसने दिया छात्रावास में, और एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन किया है और छात्रावास में 1180 रुपए दिया है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया बहुत बेहतरीन सवाल है। एक सवाल हमने ऐसे ही कल किया था, नियत किराया वाला, है ना, पीछे किए हो ना, नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया, बिल्कुल सेम वही सवाल है ये। तो सबसे पहले मानेंगे, माना छात्रावास का, भाई ध्यान देना, माना छात्रावास का नियत व्यय X रुपए तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय Y रुपए है। बात को समझो यार। हमने कहा भाई एक छात्रावास है, उसमें उसने कहा कि एक नियत व्यय है, मतलब रहने का मान लो नियत व्यय है, तो देना ही पड़ेगा, चाहे कमरे में रहो चाहे कहीं और रहो, है ना। और जो खाने का है वो आपको जब खाओगे तभी देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो हमने मान लिया कि भाई छात्रावास का नियत व्यय X रुपए तथा प्रतिदिन का भोजन का व्यय Y रुपए है। बोलो क्लियर है? मतलब X रुपये देख पड़ी रहा है खाती, और जितने दिन भोजन करोगे उतने दिन का, एक दिन का Y रुपए देना पड़ेगा अलग से। तो कह रहे देखो एक व्यक्ति है ए, देखो व्यक्ति ए की बात हम करते हैं, व्यक्ति ए है, इसने भैया कितने दिन छात्रावास में रहा, मतलब खाना खाया इसने, रहा तो पूरे महीने ही है, और उसने 20 दिन भोजन किया है। कितने दिन? 20 दिन। तो अब देखो X रुपए तो भैया नियत है, फिक्स है, देना पड़ेगा, रहने का है वो। बात समझ रहे हो? X रुपए देख पड़ी रहा है वाला यार, ठीक है ना। अब तुम चाहे कमरे में रहो हॉस्टल के, चाहे दीवार कूद के बाहर जाके रहो सड़क पे, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? X रुपए देना पड़ेगा, और 20 दिन का 20 Y रुपए खाने का देना पड़ेगा। एक दिन का Y है तो 20 दिन का, एक दिन का Y है तो 20 दिन का 20 Y, और टोटल मिला के कितना दिया उसने? 1000। दोनों मिला के उसने कितना दिया? 1000 रुपए दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई जी? अब देखो एक व्यक्ति बी है, कौन है? व्यक्ति बी है, ओ भाई X रुपए देगा रहने का, ठीक है, फिक्स है, और 26 दिन भोजन किया, 26 दिन, तो इसका 26 Y होगा। मिलाकर उसने 1180 रुपए दिया। कितना दिया? 1180। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो आपको इसको हल करना है, चाहे जिस विधि से हल कर लो, कर लोगे ना? बोलो जी। अब देखो सबसे बढ़िया इसमें प्रतिस्थाप विलोपन लगाते हैं भाई। क्या लगाते हैं? देखो हम लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से भैया जल्दी आएगा। आप वज्र लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। वज्र में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो?
अब देखो समीकरण 2 में से एक को घटा लो, इससे क्या आएगा x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर 1000। घटाओगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। 26 में से 20 गया, कितना आएगा 6y बराबर 180। 6 कम 6 क्षेत्रिक 18, y का मान 30। मतलब एक दिन का 30 रुपए खाने का खर्च है। एक दिन का 30 रुपए खाने का खर्च है भैया, समझ रहे हो कि नहीं। अब लिखो x का मान, y का मान है ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर क्या होगा, तो कहोगे x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000। तो x प्लस 20 तिहाई 60 यानी 600 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 600 कितना आएगा, बोलो भाई। तो कहोगे 400। देखो 400 रुपये रहने का खर्च है, बात समझ रहे हो, और 30 रुपये एक दिन के खाने का खर्च है। मतलब ये है कि पूरे महीने खर्च क्या है, 400 रुपये रहने का और 30 रुपये प्रतिदिन के खाने का खर्च है। बात समझ में आ गई। तो आपका ये आंसर हो गया इस प्रश्न का। देखो हमने विलोपन से लगाया है, अगर आप चाहते हो तो इसको प्रतिस्थापन से लगा सकते हो और चाहो तो वज्र गुणन से लगा सकते हो। थोड़ा डिस्क्लेमर ये है कि वज्र गुणन में कैलकुलेशन थोड़ी भारी हो जाएगी, है ना। 1180 को मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा 26 से 20 से। बात समझ रहे हो। चलो नोट कर लो, यहाँ तक कोई समस्या है बताओ जी, बोलो। बात क्लियर है भाई। अब इसके बाद के सवाल हम लोग कब करेंगे जी, कल की क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से आप नोट करो। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।